मैं अक्षय नारायण पारिक, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी, आप सभी का राजकीय महाविद्यालय बूंदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पर सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बीए भाग द्वितीय, जो कि समाजशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है, इमाइल दुर्खिम का श्रम विभाजन का सिद्धांत, अर्थात आज हम लोग जो दुर्खिम के श्रम विभाजन के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो छवि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये फ्रांसीसी विचारक इमाइल दुर्खिम की है, जिन्होंने समाजशास्त्र के विषय के विकास में अभूतपूर्व योगदान दिया है और अनेक पुस्तकों की रचना की है, और या यूँ कहें कि सर्वस्व अपना अर्पित कर दिया है समाजशास्त्र विषय को, अपने देश को और समाज को। और अनेक पुस्तकों की इनकी रचना की, जैसा कि पिछले वीडियो में भी हमने इन सभी के बारे में चर्चा की थी कि उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी और समाजशास्त्र के विकास में अपना योगदान दिया, जिनमें द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी, द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ली सुसाइड, मोरल एजुकेशन, ये अनेक ऐसी पुस्तकें हैं जिन्होंने दुर्खिम ने जिनको लिखा और अपना योगदान दिया। अब हम लोग देखेंगे कि इमाइल दुर्खिम का जो श्रम विभाजन का सिद्धांत है, वो उन्होंने द डिवीज़न ऑफ लेबर इन सोसाइटी पुस्तक में दिया, जो कि उनकी डॉक्टरेट की उपाधि भी उनको इसी पुस्तक से मिली थी। इनका शोध कार्य था प्रथम, और इन्होंने इस पुस्तक में श्रम विभाजन की विस्तृत चर्चा की है। इस पुस्तक को पहले इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में 1893 में लिखा, जो कि डी लॉ डिवीज़न ड्यू ट्रेवल सोशल नाम से प्रकाशित हुई। इस पुस्तक में 5 खंड और 17 अध्याय हैं। अब सबसे पहले हम लोग ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि श्रम विभाजन का शाब्दिक अर्थ क्या है, अर्थात श्रम विभाजन क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रम और विभाजन, यदि हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं तो श्रम अर्थात कार्य और विभाजन अर्थात बंटवारा, अर्थात कार्य का बंटवारा। तो यदि हम श्रम विभाजन को परिभाषित करना चाहें तो हम लोग देखेंगे कि तर्कसंगत आधार पर जब कार्य का बंटवारा किया जाता है, और ये बंटवारा क्यों किया जाता है, क्योंकि इससे किसी भी कार्य में विशेषीकरण आता है अथवा विशिष्टता आती है एवं अधिक योग्यता से कार्य हो पाता है। दुर्खिम ने अपनी इस पुस्तक में श्रम विभाजन की समस्या, इसका इतिहास, इसका विकास के बारे में विस्तृत चर्चा की है, और साथ ही साथ यह बताने का प्रयत्न किया है कि श्रम विभाजन के क्या कारण हैं, श्रम विभाजन की आवश्यकता क्यों पड़ी एवं श्रम विभाजन के क्या क्या परिणाम उभर कर सामने आए। इन सभी की चर्चा दुर्खिम ने अपनी पुस्तक के अंतर्गत की है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि श्रम विभाजन के कारण क्या क्या हैं। श्रम विभाजन के कारणों को दुर्खिम ने अपनी पुस्तक के दूसरे खंड में लिखा है, और इसके 2 प्रमुख कारण बताए हैं कि समाज में श्रम विभाजन के कौन कौन से कारण होते हैं। पहला इन्होंने बताया जनसंख्या में वृद्धि, अर्थात इन्होंने जनसंख्या वृद्धि और श्रम विभाजन को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ा या इनमें संबंध स्थापित किया। दुर्खिम का ये मानना है कि श्रम विभाजन का सबसे जो प्राथमिक और महत्वपूर्ण जो कारण है वो जनसंख्या वृद्धि ही है, और जब उन्होंने इनमें संबंध स्थापित किया तो उन्होंने बताया कि जनसंख्या का आकार और जनसंख्या का घनत्व दोनों ही श्रम विभाजन को प्रभावित करते हैं। अर्थात जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, जैसे जैसे जनसंख्या का आकार बढ़ेगा और घनत्व बढ़ेगा, वैसे वैसे ही श्रम विभाजन में बढ़ोतरी होगी, वैसे वैसे ही श्रम विभाजन बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि जब जनसंख्या में वृद्धि होगी तो व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए खतरा महसूस करने लगेगा। उसे ये लगने लगेगा कि मुझे जीवन जीने के लिए कुछ विशेष योग्यताओं का होना या लाना आवश्यक है, साथ ही वो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए
अधिक से अधिक कार्य करने लगेगा, जिससे उसको कार्य में विशेषीकरण प्राप्त होगा और उस विशेषीकरण का परिणाम स्वरूप श्रम विभाजन स्वतः ही होगा। जब एक व्यक्ति किसी कार्य को विशेषज्ञता से अथवा विशिष्टता से करने लगेगा तो स्वतः ही श्रम विभाजन उत्पन्न होगा। तो प्रमुख कारण एक बताया है दुर्खिम ने, जनसंख्या में वृद्धि, जनसंख्या के आकार और घनत्व में वृद्धि। दूसरा कारण उन्होंने बताया है, जो कि दूसरे कारण को द्वितीय कारण उन्होंने बताया है और उसको दो भागों में बांटा है। पहला तो बताया है सामूहिक चेतना का ह्रास या कमी। दुर्खिम का क्या मानना है कि यदि श्रम विभाजन जैसे जैसे समाज में सामूहिक चेतना में कमी आती है और व्यक्तिगत चेतना में वृद्धि होती है, तो वैसे वैसे ही श्रम विभाजन बढ़ता जाता है। अर्थात सामूहिक चेतना अधिक सुदृढ़ है तो श्रम विभाजन कम होगा, और व्यक्तिगत चेतना यदि अधिक है तो श्रम विभाजन अधिक होगा। अच्छा, इसके पीछे कारण क्या है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जब समाज में सामूहिकता होगी, अपनत्व होगा या एक तरह से काम करने की भावना होगी, तो श्रम विभाजन में कमी देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे व्यक्तिवादिता बढ़ेगी, जैसे जैसे व्यक्तिगत चेतना में वृद्धि होगी, वैसे वैसे श्रम विभाजन में भी अधिकता होगी। इसका दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया पैतृकता का घटता प्रभाव। यहाँ पैतृकता से आशय ये ले सकते हैं हम लोग कि पैतृकता का आशय है जो व्यक्ति के परंपरागत कार्य हैं अथवा व्यक्ति परंपरागत रूप से जिन कार्यों को करता आया है उन कार्यों से लिया गया है। तो दुर्खिम का मानना है कि जब परंपरागत कार्य प्रभावशाली होते हैं या पैतृकता प्रभावशाली होती है तो सामाजिक परिवर्तन की दर धीमी होती है। अर्थात तब सामाजिक परिवर्तन धीमी गति से होता है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जब परंपरागत कार्य करता रहेगा तो वो सामाजिक परिवर्तन की बात नहीं सोचेगा, और जब परिवर्तन नहीं होगा तो श्रम विभाजन में कमी आएगी, श्रम विभाजन नहीं होगा। लेकिन जब श्रम विभाजन के कारण की तरफ हम देखते हैं तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे परंपरागत व्यवसायों में कमी आती है या परंपरागत व्यवसायों में कमी आई, वैसे वैसे श्रम विभाजन की दर बढ़ती गई, क्योंकि व्यक्ति अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहता है और योग्यता के अनुसार कार्य करने से स्वतः ही श्रम विभाजन में वृद्धि होती है। अब हम लोग देखेंगे श्रम विभाजन के परिणाम, कि जो कारण श्रम विभाजन के लिए उत्तरदायी हैं उनके फलस्वरूप श्रम विभाजन हुआ और उस श्रम विभाजन के पश्चात उसके समाज में क्या क्या परिणाम निकलकर सामने आए। तो यदि हम इसका पहला परिणाम देखेंगे तो वो है विशेषीकरण में वृद्धि। अर्थात किसी भी व्यक्ति के कार्य करने में विशिष्टता आ जाती है श्रम विभाजन के फलस्वरूप। जब समाज में श्रम विभाजन होता है तो व्यक्ति अपने कार्य को अधिक विशिष्टता से, अधिक योग्यता से करने लगता है, क्योंकि जब व्यक्ति एक ही कार्य को बार बार करने लगता है और एक ही कार्य में निपुणता हासिल करता है तो वो कार्य अधिक विशेषीकरण से हो पाता है और अधिक योग्यता से हो पाता है। तो एक तरह से ये श्रम विभाजन का सकारात्मक परिणाम हम मान सकते हैं कि व्यक्ति के विशेषीकरण में वृद्धि हुई, व्यक्ति की योग्यता एवं विशिष्टता में वृद्धि हुई। दूसरा है सभ्यता का विकास। इसका परिणाम दुर्खिम ने सभ्यता का विकास भी माना है श्रम विभाजन का परिणाम। उसके पीछे कारण ये है कि जब व्यक्ति धीरे धीरे समाज में परिवर्तन होगा और श्रम विभाजन के फलस्वरूप अधिक जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या का आकार और घनत्व बढ़ेगा, जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति के अंदर अपने अस्तित्व के लिए खतरा उत्पन्न होगा और व्यक्ति अधिक योग्यता से कार्य करने लगेगा और अधिक योग्यता से कार्य करने से स्वतः ही सभ्यता का विकास होगा। तो सामाजिक परिवर्तन, श्रम विभाजन, सभ्यता, ये सब आपस में संबंधित हैं। तीसरा है सामाजिक प्रगति। और श्रम विभाजन का डायरेक्ट जो प्रभाव है वो सामाजिक प्रगति पर पड़ता है। कैसे पड़ता है कि जब समाज में श्रम विभाजन होता है तो सामाजिक प्रगति की दर बढ़ जाती है, क्योंकि व्यक्ति अधिक योग्यता और विशिष्टता से कार्य करने
लगता है। और जब व्यक्ति अधिक विशिष्टता और योग्यता से काम करेगा तो स्वतः ही वो प्रगति में अपना सहयोग देगा और जो समाज में सामाजिक प्रगति है उसकी दर अधिक बढ़ जाएगी। चौथा उन्होंने बताया सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिवर्तन। जैसा कि श्रम विभाजन का परिणाम है, श्रम विभाजन के फलस्वरूप सबसे पहले व्यक्तिवादिता में वृद्धि होती है। व्यक्तिवादिता में वृद्धि होने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति सामूहिकता से व्यक्तिवाद की तरफ अग्रसर होता है और वो ऐसे कार्य करने लगता है जिससे उसका स्वयं का विकास अधिक हो। इसका कारण क्या है कि उससे व्यक्ति के विचार, उसका दृष्टिकोण, उसके व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता, उसमें व्यक्तिवाद की भावना, ये सभी परिवर्तन आते हैं, ये सभी भावनाएं विकसित होती हैं और इसके परिणाम स्वरूप विशेषीकरण आता है, पारस्परिक निर्भरता बढ़ती है, तो व्यक्तिगत परिवर्तन होता है और जब व्यक्तिगत परिवर्तन होता है तो स्वतः ही सामाजिक परिवर्तन आता है, जो कि एक श्रम विभाजन का एक महत्वपूर्ण परिणाम है। इसके कुछ नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह के परिणाम हैं और जब सामाजिक परिवर्तन होता है तो व्यक्तिगत परिवर्तन स्वतः ही होने लगता है। अगला है नवीन समूहों की उत्पत्ति और अंतर्निर्भरता। हम देखेंगे कि जैसे जैसे समाज में श्रम विभाजन बढ़ता है, नवीन समूहों की उत्पत्ति होने लगती है। वो समूह कैसे बनते हैं? जब एक ही कार्य को व्यक्ति अपनी विशिष्टता से करने लगता है तो संपूर्ण कार्य को करने के लिए उसे दूसरे लोगों पर निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात उनमें किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए अधिक योग्यता से एवं विशिष्टता से पूर्ण करने के लिए उनमें एक नए समूह का जन्म होता है और वे संगठित होकर उस कार्य को करने लगते हैं। अर्थात जिस भी समाज में जितना अधिक श्रम विभाजन होगा उतने अधिक विशिष्ट समूह समाज में बन जाते हैं, क्योंकि सभी समूह समाज में अलग अलग कार्य करते हैं और जो विशिष्ट समूह बनता है वो अन्य सभी की आवश्यकताओं के लिए तैयार होता है, क्योंकि किसी भी कार्य को पूर्णता से करने के लिए एक दूसरे से अंतः निर्भर होना आवश्यक है। इसलिए नवीन समूह की उत्पत्ति होती है और अंतर्निर्भरता बढ़ती है। इसके बाद में हम देखेंगे व्यक्तिवादिता का विकास। जोखिम ने श्रम विभाजन के जो परिणाम बताए हैं उनमें से एक महत्वपूर्ण परिणाम बताया है कि श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप व्यक्तिवादी विचारधारा विकसित होती है। क्यों होती है? कि श्रम विभाजन से समाज में क्या होता है, सामूहिक चेतना का प्रभाव कम हो जाता है या सामूहिक चेतना का प्रभाव शिथिल हो जाता है और व्यक्तिगत चेतना में वृद्धि हो जाती है। व्यक्तिवाद का महत्व बढ़ता है और समूहवाद का ह्रास हो जाता है, समूहवाद में कमी आ जाती है। व्यक्तिगत विचार, व्यक्तिगत दृष्टिकोण एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता में बढ़ोतरी होती है और इन सब का परिणाम क्या होता है? इन सब का परिणाम होता है कि व्यक्तिवादिता में वृद्धि हो जाती है। इसके अलावा दुर्खिम ने बताया दमनकारी से प्रतिकारी कानून में परिवर्तन। श्रम विभाजन के परिणाम स्वरूप जैसे जैसे श्रम विभाजन बढ़ता जाता है वैसे वैसे समाज में दमनकारी के स्थान पर प्रतिकारी कानून रहते हैं। अब जब हम लोग दुर्खिम की एकता पढ़ेंगे, सामाजिक एकता पढ़ेंगे, उसमें जब हम सावयवी और यांत्रिक एकता पढ़ेंगे तो हम इसको अधिक स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। दमनकारी का अर्थ है अधिक दंड की अधिक कठोर व्यवस्था और प्रतिकारी का अर्थ है जब किसी भी कानून में थोड़ा लचीलापन होता है अथवा किसी भी कानून में समझौते के संबंधों का विकास होता है, अर्थात समझौते के आधार पर वो संबंध बनते हैं और समझौते के आधार पर किसी भी चीज़ का निपटारा या किसी भी अपराध का निपटारा करने का प्रयास किया जाता है। तो श्रम विभाजन के फलस्वरूप प्रतिकारी कानून से दमनकारी कानून से प्रतिकारी कानून में परिवर्तन होता है। अगला है सावयवी सामाजिक एकता। अब दुर्खिम ने सबसे जो महत्वपूर्ण परिणाम बताया है श्रम विभाजन का, वो ये बताया है कि श्रम विभाजन के फलस्वरूप सावयवी एकता की स्थापना
होती है। अब सावयवी एकता और यांत्रिक एकता जब हम पढ़ेंगे तो इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। सावयवी एकता का तात्पर्य है कि जब जैसे जैसे सभ्य समाज में समाज यांत्रिक से सावयव की ओर बढ़ता है, अर्थात आदिम से सभ्यता की ओर बढ़ता है, तो उनमें सावयवी एकता होती है, जिसका कि जो मुख्य उसकी विशेषताएं होती है उसमें विशेषीकरण होता है, पारस्परिक निर्भरता होती है, सहयोग होता है, संतुलन होता है, ये सब होता है। और इस सब के परिणाम स्वरूप समाज में सावयवी एकता की स्थापना होती है, जिससे समाज में जो विभिन्न व्यक्ति हैं, समूह हैं या उनके अंग हैं, वो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होकर संगठन एवं सहयोग के साथ कार्य करने लगते हैं।